हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 हिंदी विषय के स्पर्श भाग प्रथम के अध्याय 11 गीत और अगीत के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने आपके स्पर्श विषय के अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। साथ ही क्षितिज और कृतिका के अभ्यास प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 11 गीत अगीत के अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब उसके बारे में क्या सोच रहा है? ये भावार्थ वाली जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, वो पंक्तियां कौन कौन सी है? देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। ये कौन कह रहा है? ये गुलाब सोच रहा है। ठीक है, कि यदि विधाता मुझे भी स्वर देता तो अपने पतझड़ के जो सपने हैं उनके गीत में भी क्या करता? इस जग यानी दुनिया को सुनाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ख, पहले का ख, जब सुख गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सुख गाता है तो सुखी का जो हृदय है वो प्रसन्नता से क्या हो जाता है? फूल जाता है। वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। सुखी के हृदय में गीत उमड़ता है पर वह स्नेह में सनकर ही रह जाता है। सुखी अपने गीत को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, वह सुख के प्रेम में क्या जाती है? पूरी तरह डूब जाती है, पर गीत गाकर उत्तर नहीं दे पाती है। ठीक है, अगला, जब प्रेमी जब गीत गाता है तो तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो जब प्रेमी प्रेम से भरा हुआ गीत गाता है तो उसकी प्रेमिका की यह इच्छा होती है कि वह भी उस प्रेम गीत का क्या बन जाए? हिस्सा बन जाए, और वह भी उस गीत की क्या बनना चाहती है? उस गीत की एक कड़ी बनना चाहती है, उसका हिस्सा बनना चाहती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। यानी ये जो आपका अध्याय दिया हुआ है इसके प्रथम छंद में जो प्रकृति का चित्रण किया गया है उसको आपको लिखना है। तो गीत अगीत कविता के प्रथम छंद में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी यानी मन को हरने वाला चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सामने नदी बह रही है, मानो वह अपने कल कल स्वर में क्या कर रही हो? वेदना प्रकट कर रही हो। वह तटों को अपनी विरह व्यथा सुनाती है और ऐसा लगता है कि वो उस नदी यानी वो बहने वाली नदी उसके तटों को क्या कर रही हो? अपनी विरह की व्यथा सुना रही हो। उसके किनारे पर उगा हुआ गुलाब का पौधा हिलता रहता है, मानो कह रहा हो कि विधाता ने अगर मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपनी क्या करता? व्यथा यानी दुख दर्द को सुनाता। नदी गा गाकर बह रही है और गुलाब चुपचाप क्या है? चुपचाप वहां पर खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह प्रथम छंद के अंदर प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर दृश्य क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। अगला, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो आप सब जानते हैं कि प्रकृति के साथ जो पशु पक्षियों का संबंध है वो क्या है? बहुत ही अनन्य है। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। पशु पक्षी अपने भोजन और आवास के लिए किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं और प्रकृति पर उनका जीवन निर्भर है। कई मायनों में पशु पक्षी प्रकृति को क्या करते हैं? शुद्ध भी रखते हैं। अतः पशु पक्षी और प्रकृति दोनों एक दूसरे से क्या है? बहुत ही अधिक निकटता से या संबंध से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। अगला है कि मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो जो मनुष्य है, मनुष्य की जो प्रकृति है, प्रकृति मनुष्य को अनेक रूपों में आंदोलित करती है। मनुष्य को प्रकृति का शांत वातावरण क्या करता है? लुभाता है। संध्या उसके मन में प्रेम को जगाती है। प्रकृति में व्याप्त संगीत मनुष्य के हृदय को क्या करता है? आनंदित करने का काम करता है, जैसे सुबह सुबह पक्षियों की चरचराहट। प्रकृति मनुष्य के सुख दुख में उसका साथ निभाती हुई लगती है। इस तरह मनुष्य और प्रकृति भी दोनों से एक दूसरे से क्या है? बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधित है। अगला प्रश्न है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता,
कुछ अगीत भी होता है क्या, स्पष्ट कीजिए। पंक्ति क्या है कि सभी कुछ गीत है, अगीत जैसा कुछ भी नहीं होता, या कुछ अगीत भी होता है, तो आपको इसको स्पष्ट करना है। तो देखो, गीत और अगीत के अंदर बस छोटा सा एक मामूली सा अंतर है। जब मन के भाव प्रकट होते हैं तब वे गीत का रूप ले लेते हैं, और जब हम उन भावों को मन ही मन अनुभव करते हैं और किसी को कह नहीं पाते, तब वह क्या बन जाता है, तब वो अगीत बन जाता है। वैसे अगीत का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कभी न कभी उन्हें गाया भी जा सकता है। दोनों को देखने में क्या है, अंतर है। जिस भावना या मनोदशा में गीत बनता है वही क्या होता है, वही अगीत होता है। मन की वो भावना या मनोदशा जिस स्थिति में गीत का निर्माण होता है, उस स्थिति को ही कहते हैं अगीत। हालांकि अगीत जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, कभी न कभी वो गीत के रूप में या भावों के रूप में प्रकट हो ही जाता है। ठीक है, अगला है गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। यानी जो गीत अगीत आपकी कविता है उसका मूल भाव क्या है, यह आपको बताना है। तो गीत अगीत कविता का जो केंद्रीय भाव है वो ये है कि गीत रचने की मनोदशा ज्यादा महत्व रखती है, उसको महसूस करना आवश्यक है। किसी भी गीत को रचने की जो मनोदशा है, जो मन की स्थिति है, वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है और उसको महसूस करना आवश्यक है। जब आप किसी चीज को महसूस करोगे तभी उसको गीत के रूप में बदल पाओगे। जैसे कवि को नदी के बहने में भी गीत का होना जान पड़ता है, उसे सुख सुखी के क्रियाकलापों में भी गीत नजर आता है। कवि प्रकृति की हर वस्तु में क्या करता है, उसे गीत गाता हुआ महसूस करता है। और उनका कहना भी यही है कि जो गाया जा सके वो गीत है, और जो न गाया जा सके वो क्या है, वो अगीत है। मतलब यही है कि कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि हमारे मन के वो भाव, जो भी इच्छाएं जिनको हम गा सकते हैं वो सब गीत है, और जिनको हम नहीं गा सकते, जिनको हम शब्दों के रूप में नहीं पिरो सकते, वो क्या है, वो अगीत है। अगला है दूसरा प्रश्न, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला कथन है या पंक्ति है, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग्गो गीत सुनाता। इन पंक्तियों का आपको संदर्भ सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित जो कविता है गीत अगीत, वहां से लिया गया है। इसमें कवि एक गुलाब के पौधे की व्यथा का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नदी के किनारे उगा हुआ गुलाब का जो पौधा है वो नदी के कल कल बहने के सबर को क्या करता है, समझता है, और वह अपनी बात तटों से कह रही है। यानी नदी जो अपनी बात कल कल के स्वर के साथ, अपने तटों के साथ व्यथा को सुना रही है, उन बातों को वो गुलाब का पौधा समझता है। और गुलाब क्या कह रहा है कि अगर उसे भी स्वर मिला होता तो वह भी अपने पतझड़ की व्यथा को सुना पाता, और उसके भाव गीत न होकर क्या रह जाते हैं, अगीत ही रह जाते हैं। ठीक है, ये इन पंक्तियों का आशय था। दूसरी पंक्ति दी हुई है, गाता सुख जब किरण बसंत, छूती अंग प्राण से छनकर। तो इसका संदर्भ तो वही है कि प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता गीत अगीत से लिया गया है। और यहां पर जो कवि है वो सुख और सुखी के प्रसंग के माध्यम से गीतों के महत्व को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। कवि के अनुसार सुख जब डाल पर बैठकर किरण बसंती का गीत गाता है तो सुखी पर उसकी स्वर लहरी का प्रभाव पड़ता है, और उसमें भी क्या होने लगती है, शिहरण होने लगती है। वो भी उस गीत का हिस्सा बनना चाहती है, उस गीत को गाना चाहती है। उसकी स्वर लहरी पत्तों से छन छन कर सुखी के अंगों में समा जाती है। अर्थात सुख का गीत सुखी को इतना आकर्षक लगता है कि वह उसी में क्या कर जाती है, उसी के अंदर हो जाती है। ठीक है, ये इन पंक्तियों का आशय था। अगला, हुई न क्यों में कड़ी गीत की, विधवा यू मन में गुनती है, विधना यो मन में गुनती है। तो संदर्भ वही है कि प्रस्तुत जो काव्यास या पद्यांश है वो कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता गीत अगीत से लिया गया है। इसमें कवि ने बताया है कि एक प्रेमी जब संध्या के समय गीत गाता है तो उसका प्रभाव उसकी प्रेमिका पर पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से कवि ने गीतों के महत्व को क्या किया है, यहां पर स्पष्ट किया है कि जब संध्या के समय प्रेमी गीतों को गाता है तो उसके गीत से मंत्र मुग्ध सी उसकी प्रेमिका उसकी ओर खींची हुई चली आती है, और उसके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगती है कि काश मैं भी उस गीत को गा सकती या उसकी कड़ी बन पाती। ठीक है, ये इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए और इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास को लिखिए। पहला कथन है, देते स्वर यदि मुझे विधा था।
इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि विधाता मुझे स्वर देती। ठीक है, यानी इसको किसमें बदलना है, वाक्य विचलन में, यानी इसको सही शब्दों के अंदर सही लिखना है जमा के, ताकि आसानी से समझ में आ सके। दूसरा है बैठा सुख उस घनी डाल पर, मतलब उस घनी डाल पर कौन बैठा है, सुख बैठा है। अगला कथन गूंज रहा सुख का स्वर वन में, मतलब सुख का स्वर कहां गूंज रहा है, वन के अंदर गूंज रहा है। अगला हुई न त्यों में कड़ी गीत की, तो मैं गीत की कड़ी क्यों ना हो सकी। फिर सूखी बैठ अंडे है सेती, तो इसका जो वाक्य विचलन है कि सूखी बैठ कर क्या करती है, अंडों को सेती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 11 के गीत अगीत के अभ्यास के जितने भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।